A very good evening, everybody. My name is संजीव. Okay, अभी यहाँ पे पैनल में 3 लोग हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, जैसे कि इनमें से सरिता राय बिहार से और डॉक्टर वंदना चौधरी जयपुर राजस्थान एंड नेहा कतूरिया ये भी जयपुर से ही हैं. और मैं एक छोटा जल्दी से एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. मेरा नाम सरिता राय है. मैं बिहार से हूँ. बिहार का एक छोटा सा शहर जो पटना जो राजधानी है उसके पास से रहती हूँ. और मैं 8 या 9 सालों से चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती हूँ, जिसमें CNCP है, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है, और एक है जो CCL है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ. दोनों तरह के बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ. आई थिंक 9 साल मेरे हो गए बिहार में काम करते हैं. जी प्लीज. नमस्कार, मेरा नाम नेहा कथूरिया है. मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक डांस मूवमेंट थेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ. मैं बच्चों के साथ एंड क्वेयर कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वंदना चौधरी है और मैं एक पेरेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ. और मुझे ओके, तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं सोसाइटी के लिए. जैसे कि हाथरस में जो अभी रेप केस हुआ और जहाँ पे जस्टिस की बहुत ज़रूरत है और चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है. एंड आप सब सोसाइटी के विमेंस हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन पे हैं. एक रेप्यूटेड डेजिग्नेशन है और मुझे लगता है एज अ विमेन एक अच्छा ओपिनियन आप सब एक सोसाइटी के लिए मैसेज क्या जाना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन करूँगा, उसमें मैं केस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे. तो ये एक छोटा सा इवेंट केस स्टडी है जो कि डेट वाइज करी है मैंने. जैसे कि आपको अभी पता है कि आज 1 अक्टूबर है 2020. तो इसमें जो अभी नई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है इस वाले केस की, उसमें चीज़ों को काफ़ी मैनिपुलेट कर दिया गया है और इसमें बताया गया है दैट इट वाज नॉट अ रेप. जैसे कि यहाँ रिपोर्ट में यहाँ दिया हुआ है, इट वाज नॉट अ रेप एंड स्पून सैंपल नहीं मिले थे. तो इस चीज़ को मेंशन किया गया है आज की फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो अभी लेटेस्ट आई है. और अगर हम आगे बात करें तो जो हमारे यहाँ के प्रशांत कुमार सीनियर यूपी पुलिस ऑफिसर हैं, ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि जो सैंपल कलेक्ट किया था इंसिडेंट से वो उस सैंपल में उनको स्पर्म नहीं मिला. ये नई रिपोर्ट है. तो यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें देखते हैं कि पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी और अभी जो फॉरेंसिक की नई रिपोर्ट आई है उसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है. अब हम इवेंट वाइज थोड़ा देख लेते हैं. 14 सितंबर को केस हुआ था. एक विमेन हाथरस में, उसके साथ एक शोषण हुआ और सी वॉज फाउंड ब्लीडिंग एक फील्ड में पाई गई फैमिली द्वारा, असॉल्टेड बाय द 4 अपर कास्ट मैन. उसके बाद पुलिस ने इस चीज़ को स्टेट किया, जैसे कि हमें पता चला था कि उसकी जीभ तक काट दी गई थी. लेकिन यहाँ पे जो एक क्लेमेशन आया है पुलिस का वो ये था कि उसने अपनी जीभ खुद ही काटी थी. 22 सितंबर को विक्टिम का स्टेटमेंट था. 29 को क्या हुआ, 29 सितंबर को जो रिपोर्ट आई ऑटोप्सी की, क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी सुबह 8:55 पे. तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि ये रेप था उसकी मेडिकल रिपोर्ट में, और कई सारे सीवियर इंजरीज थी, सर्वाइकल इंजरीज थी और बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके उसे मारा गया और फाइनली कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई जो विक्टिम थी. उसके बाद जो अलग अलग एविडेंसेस टाइम टू टाइम आते रहे वो ये थे कि पहले तो बिना फैमिली की परमिशन के उस विक्टिम की डेड बॉडी को बर्न कर दिया गया एक फील्ड में ले जा करके, और उसके परिवार वालों के बिना कॉन्सेंट के उनको घर में बंद करके. एंड देन इस वाले इवेंट के बाद जो अलग अलग चीज़ें होती रही हैं वो ये है कि एविडेंसेस को छुपाया जा रहा है एंड उन्हें मोल्ड किया जा रहा है टाइम के साथ में, जिससे कि जो एक्यूज हैं उन्हें बचाया जा सके. अभी तो यहाँ पे छोटा सवाल आता है. छोटा सवाल ये है जो प्रशांत कुमार यूपी सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनके हिसाब से कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया उसमें
स्पर्म प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसमें दिया हुआ है कि टीयर इन हर प्राइवेट पार्ट्स, अलग अलग तरह के। अब मैं इसको थोड़ा एक्ट पे लेकर के जाता हूँ एक बार। जो हमारा अमेंडमेंट आया था आईपीसी का 375 2013 निर्भया कांड के बाद में, उस एक्ट में जो कुछ अमेंडमेंट किए गए थे वो ये था, डिफाइन एक्ट लाइक द पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू वजाइना, यूट्रस, एनस और माउथ और एनी ऑब्जेक्ट एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू दी एफोसाइड विद बॉडी पार्ट। तो इन सभी चीजों को रेप में कंसीडर किया गया, इवन एनी ऑब्जेक्ट। हमें इस पॉइंट को देखना है। अब हम इस पॉइंट के बेस पे मैं क्वेश्चन एक उठा रहा हूँ कि लाइक प्रशांत कुमार ने बोला कि दैट वाज नॉट अ रेप, और क्योंकि स्पर्म सैंपल नहीं मिला, बट रिपोर्ट कहती है कि टीयर्स पाए गए बॉडी पार्ट में, प्राइवेट पार्ट में। तो इससे तो यही लगता है कि वो रेप ही था, क्योंकि अगर हम लॉस को पढ़ें, यहाँ कई सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिन्हें मोल्ड किया जा रहा है टाइम टू टाइम पे। तो मैं यहाँ पे एक बार सरिता राय, आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा इस चीज़ पे बताएं कि ये जो सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और जो टाइम टू टाइम होती जा रही हैं, इस पे आप क्या कहोगे? क्या है ना, नहीं मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ हेलो, हाँ हेलो, मैं शुरू करूँ? अच्छा मैम आ गई। अच्छा मैम आ गई। हाँ मैम आप शुरू करिए। हाँ सॉरी एक्चुअली नेटवर्क एरर हो रहा है। सबसे पहले तो संजीव आपका बहुत बहुत थैंक यू, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है हम यहाँ 3 महिलाएं हैं और 3 महिलाओं के बीच आप एक पुरुष है, और शुरुआत हम तीनों महिलाओं को इकट्ठा आपने किया, तो थैंक यू आपको जाता है। ये वो समाज है जिस समाज में हम पुरुषों का डोमिनेशन मैं मानती हूँ, मैं चूंकि मैं एक्सट्रीम फेमिनिस्ट हूँ, तो उसको अदरवाइज आप ना ले, ये पुरुषों का समाज है मेरे हिसाब से। इस समाज में अगर एक पुरुष इस बात की पहल कर रहा है और हम महिलाओं को इकट्ठा हम तीनों अलग अलग फील्ड से हैं, तो अपने अपने तरीके की जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो अपने अपने एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करेंगे। जो आपने जो रिपोर्ट एक तैयार किया है, आपने जो रिपोर्ट एक बनाया है, वो रिपोर्ट बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करता है, बहुत सारा। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं रखूंगी, और सारे लोग भी हैं, स्पीकर है हमारे। 2-3 चीज है संजीव, ये जो रेप है, आप और हम और ओके फाइन। नेहा मैम, एज अ विमेन, एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, मैं आपकी एक राय जानना चाहता हूँ कि आप इस पे कुछ थोड़ा एक अपना ओपिनियन दें। सबसे पहले तो थैंक यू संजीव, आपने यहाँ पे बुलाया है हम लोगों को बात करते हैं। जिससे सरिता जी बोल रही हैं कि एक पुरुष ने ये पहल की है हम लोगों से बात करने की, जिसका आई थिंक हम यही एक आइडियल वर्ल्ड हम सब चाह रहे हैं कि जहाँ पे इक्वालिटी हो, कोई ऊपर नीचे ना हो, जहाँ पे हम बात करते हैं। रही बात इस केस की, मैं बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि दोबारा ये कुछ ही सालों में एक केस वापस उठा है, जहाँ पे अभी तक हम ये मतलब इसी साल जाके निर्भया को न्याय मिला है, और जैसे ही ये सब हुआ है उसी साल एक दूसरा केस आ गया है। पर हम इतने बिजी हैं बाकी चीजों में कि हमारा ध्यान नहीं जा पाया है। काफी लोग हैं जिनको अभी तक इस केस के बारे में पता भी नहीं है। आई बात अब अगर मैं करती हूँ एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर की, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं यहाँ बात करूँ तो कुछ लोग हैं जहाँ पे उनके बिहेवियर पैटर्न्स हैं, राइट, वो बहुत पुराने टाइम से चले आते हैं और शायद हमें ध्यान नहीं होता। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे हर तरीके से हम बात कर रहे हैं। लिटरली हर एक चीज, हर एक पॉइंट उठा है जिसपे क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ सिर्फ औरतों की बात नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे सिस्टम की भी बात आ रही है कि जो रात को जाके, जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया भी है कि एक बॉडी जलाई जाती है जहाँ पे फैमिली राइट्स, जहाँ पे उनको पूरे राइट्स भी नहीं करने दिए हैं। फैमिली बोल रही है कि हमें दीजिए, हमें एटलीस्ट एक बार घर ले जाने दीजिए बॉडी को, वो सब भी नहीं मिला है। तो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लॉ, पॉलिसीज, ह्यूमंस,
साइकोलॉजी, जेंडर, किन किन मुद्दों पे हम बात करेंगे, मुझे लगता है हम सबके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे। पर मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है कि बहुत ही डिसहार्टनिंग है कि हमारे अभी भी ये सिस्टम, लॉज एक सेफ स्पेस हम लोगों के लिए नहीं बना पाए हैं। मुझे डर लगता है, हमारे पेरेंट्स हमें इसलिए, आई रिमेम्बर, अगर मैं भी अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स मुझे इसलिए जाने से मना नहीं करते हैं कि मैं एक लड़की हूं, पर क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसी है। वहां गलती मेरी नहीं है, वहां मेरे पेरेंट्स की नहीं है, और ना ही किसी भी लड़की या उसके पेरेंट्स की है, पर जो बाहर दुनिया एक बन रही है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि उन आदमियों के पेरेंट्स की गलती है, मैं नहीं आऊंगी उन चीजों पे भी, क्योंकि मैं ये अक्सर बोलती हूँ कि एक टाइम तक बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है, उसके बाद वो खुद के ऊपर भी उसका कंट्रोल रहता है, काफी अपने डिसीजन मेकिंग पे वो चेंजेस ला सकता है जिस तरीके से है। पर यहाँ पे अगर ये कास्ट का इश्यू आ रहा है, डेफिनेटली वो और ज्यादा दुखदायक है सोचने को कि अभी तक हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, एक बोलने के लिए हम डेवलपिंग कंट्री हैं, पर हम अभी भी कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, राइट। थैंक यू सो मच नेहा मैम, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रखे यहाँ पे कि एज अ डेवलपिंग नेशन हम कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इवन कितने राइट्स हमें मिले हुए हैं, विमेन्स को कितने राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं हर दिन, जो हम देख भी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है कई बार। और एज अ मैन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। मेरी भी बहन है, तो मैं कई बार बहुत थ्रेटनिंग सा फील करता हूँ कि कल को कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं क्या करूँगा। तो बहुत सारे सवाल, जैसे मैं हूँ ऐसे बहुत सारे मैन हैं सोसाइटी में, उनके भी भाई, उनकी बहनें होंगी। मुझे लगता है कि ये सवाल उनके लिए भी मैं एक बार पूछता हूँ कि क्या आपको डर नहीं लगता है। ये उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्हें भी डरना चाहिए, और वो नहीं डरेंगे तो चीज़ें इनिशिएट कभी नहीं होंगी। अच्छा, मैं सरिता मैम पर वापस आता हूँ, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज मैम कंटिन्यू। हाँ सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं 9 सालों से काम कर रही हूँ। मेरी आवाज ना जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं 9 सालों से काम कर रही हूँ, तो मेरे सामने मैं आज बैठी हूँ, तो मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, कई सारे एक्सपीरियंस मैंने किया है जहाँ पे रेप के विक्टिम्स को मैंने हेल्प करा है। हाँ मैम, अच्छी है। राइट, इस तरह के इंसिडेंट्स जब मैं पेपर में देखती हूँ या आए दिन इनकी न्यूज सुनती हूँ, तो मैं काफी बार, ठीक है ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। हम अगर बात करें तो माइथोलॉजी में, जो आज न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी कि असुरों की कमी नहीं है, असुर पहले भी हुआ करते थे और यही लोग आज असुर बन गए हैं। ठीक है, तो उस समय भी रेप के बाद में जो फिजिकल असॉल्ट, जो फिजिकल ऑफेंस, जो चीजें हो रही हैं, वो एक तरह से मैं कहूंगी ये बहुत हैवानियत है, हैवानियत से भी ज्यादा है। मतलब इनका मोटिव अगर किसी आदमी का देखा जाए तो दे डोंट हैव एनी एम्पैथी, दे आर अ काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट एंड दे हैव द फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द वुमेन। मतलब उनके अंदर इतना अग्रेशन है, इतना ये है कि वो अग्रेशन आ कहां से रहा है, राइट, कि वो उस अग्रेशन को पूरी तरह से ब्रूटली हार्म कर रहे हैं, राइट। तो ये एक पॉइंट बहुत बड़ा है कि इतना अग्रेशन किस बात से आया होगा। अभी लेटेस्ट चाहे हम एक मूवी की बात करें, मर्दानी मूवी में आई थी, जहां पर वो विक्टिम, जहां पर उस पर्सन ने जो पूरा इस तरह का पूरा अंजाम दिया था इस चीजों को, रेप को, बट वो कहां से आया, उसने देखा बचपन में इस तरह की चीजों को होते हुए देखा, राइट, और फिर उसकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप होती गई। उस पर्सनैलिटी को रोका जा सकता था, लेकिन मैं मानती हूँ ये एक डिसऑर्डर भी है, दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ऑल्सो। बट ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो एक हद तक, मतलब जैसे उसको स्टार्टिंग बिहेवियर दिखता है, क्योंकि ये एकदम से, ये पर्सन एकदम से रेप करने नहीं निकलते हैं, इनका कहीं ना कहीं बिहेवियर सिम्टम स्टार्टिंग से दिखता है। तो सोसाइटी को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे इस तरह का बिहेवियर किसी भी मैन में या किसी भी बॉय में दिखता है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, उसको सोसाइटी के सामने लाया जाए, या उसको फियरफुल एनवायरनमेंट दिया जाए, राइट। उसको खुली तरह से नहीं बोला जाए कि ठीक है यार कोई बात नहीं, लड़कियों को तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जनरली रूरल एरियाज में यही मैसेज दिया जाता है कि लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, राइट। वहां पे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो देखते ही ऐसे है कि विमेन्स को मारा ही जाना चाहिए।
तो जो ये मेंटालिटी जो चली आ रही है, मुझे लगता है ये बहुत बहुत मेजर रूट कॉज है, क्योंकि उनमें डर नाम की चीजें वो देखिए ऐसे एनवायरमेंट रहे हैं, और ये जनरली रूरल एरियाज में ऐसा हो ही रहा है। वहां आज भी कैसी भी वुमेन हो, ये तो केस सामने आ गया माइनर में, वहां बड़ी बड़ी वुमेन तक सेफ नहीं है घर में, जो कहते हैं मदर सेफ नहीं है अपने बच्चों से, एक वाइफ सेफ नहीं है अपने हस्बैंड से। तो ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ये घरों में नहीं है तो बाहर कहाँ से होगी? बिल्कुल वंदना, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ। और यहाँ पे आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रखे हैं, जैसे कि अपब्रिंगिंग। जब अपब्रिंगिंग के टाइम पे बच्चे जब उन चीज़ों को देखते हैं, उस तरह के वायलेंस और असॉल्ट को देखते हैं, तो एग्जैक्टली वो चीज़ें सीखते हैं। और जब वो सीखते हैं और जब उसी अपब्रिंगिंग के साथ बड़े होते हैं, तो उनमें इस तरह के वायलेंट बिहेवियर आ जाते हैं। और फिर इस तरह से जो एक्ट होते हैं सोसाइटी में, हमारे क्राइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमें वो केस नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का, जो तेलंगाना में हुआ था। वो भी कितना ब्रूटल था। और मुझे लगता है कि हर दिन ऐसे केस होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहता है कि इंडिया में 87 विमेन्स पर डे उनका रेप होता है। लाखों की संख्या में साल भर में रेप होते हैं, कितने केस रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन स्टिल थिंग्स आर सेम, वैसे ही चल रही हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा यहाँ पे, और मैं उस पर एक सवाल करूँगा। जैसे कि जो प्रशांत कुमार यूपी पुलिस सीनियर हैं, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट के बेस पे बोला कि ये रेप नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें आया है कि प्राइवेट पार्ट में इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे एक सवाल उठाता हूँ कि जब अमेंडमेंट हुआ 2013 में आईपीसी सेक्शन 375 का, तो उसमें उन पॉइंट्स को रखा गया कि लाइक इवन द पेनिट्रेशन, चाहे वो वजाइनल हो चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का हो, उसको रेप कंसीडर किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि हमारा पुलिस प्रशासन या हमारा लॉ एंड ऑर्डर या हमारी गवर्नमेंट, क्या उन्हें लॉस के बारे में पता ही नहीं है? क्या वो इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि उन्हें इतनी चीजें होने के बाद भी वो इस तरह की बातें स्टेट कर रहे हैं लोगों के सामने, इवन ऑन मीडिया ऑल्सो? दे हैव सपोर्ट, सिमिलरली दे हैव सपोर्ट। यहाँ पे जहाँ कास्ट सिस्टम आ रहा है, जहाँ कास्ट को भी लाया जा रहा है बीच में, तो द गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सबको सपोर्ट मिल रहा है। और अगर बात भी की जाए संजीव यहाँ पे कि एक बार के लिए मैं मान लेती हूँ कि रिपोर्ट में कुछ और था और कुछ और बोला गया है, इतनी क्या जल्दबाजी थी कि रात के रात ही उस बॉडी को जला दिया गया? सब चीजों में वो प्रश्न भी वहीं के वहीं रह गया है। और मैं आज भी पूछूंगी कि इतनी जल्दी क्यों थी? हम उसको और कर सकते थे, इंस्पेक्ट, जो भी पीछे से पॉलिसीज हैं, जो भी एक इन्वेस्टिगेशन है, वो हो सकती थी। इतनी क्यों जल्दी थी? अगर ऐसा कुछ नहीं था तो, कि फैमिली को आपने एक बॉडी भी हैंड ओवर नहीं की, वहां पे एक बाप एक भाई बिलखता रह गया है कि नहीं हमें एक बार लाने दीजिए, तो आप कहीं ना कहीं खुद ही के एक्शंस को क्या क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एज ए सिस्टम? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, जैसे कि आप, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूपी में योगी गवर्नमेंट है, भाजपा है यहाँ पे, एज अ रूलिंग गवर्नमेंट, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एंड इवन मैं कई सोशल मीडिया साइट्स पे मैंने जाकर के स्टडी करी, तो वहाँ भी मैंने देखा कि अलग अलग जगह पे ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ये एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एक्यूज को बचाएगी, देन हाउ women will feel safe in this nation? वंदना मैम। एक पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है इस समय, गवर्नमेंट चाहे वो यूपी हो चाहे वो कोई भी रूलिंग पार्टी हो, अभी जो इन्होंने जो बहुत मूवमेंट बना रखा है, राइट, सुशांत मर्डर केस, ये केस वो केस, तो ये केस हो सकता है कहीं ना कहीं, हो सकता है वो वहां पर ही पॉलिटिकली जा रहा है, वो बहुत लंबा जा रहा है, तो ये केस कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता होगा। तो गवर्नमेंट चाह रही कि इस केस को, ये छोटा केस है, इसको बंद किया जाए। वो सेलिब्रिटी वाला केस है, वो पॉलिटिकली लंबा केस है, तो उसी को आगे उसको कैरी ऑन किया जाए। कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज भी, मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता होगा।
ओके, जैसे कि बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो एक पॉलिटिकल मुद्दा तो बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब बहुत समझदार हैं और हमको समझ आता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। एंड मैं सरिता मैम लेफ्ट हो गई, मैं भी बहुत सीवियर नेटवर्क इशू था। मैं उनके कुछ पॉइंट रख दूँ। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि जब बिहार में फ्लड आया था उस समय जितने भी वहाँ पे ग्रामीण इलाके में जितने भी 37 डिस्ट्रिक्ट्स में जो वहाँ पे फ्लड पीड़ित लोग थे, उनका जो सेटलमेंट था वो हाईवेज के किनारे हो गया था। इवन उनको कोई पूछता भी नहीं था। तो इस तरह की स्थितियाँ बिहार में अभी कोविड-19 के टाइम पे हुई और मैं उनसे कुछ ओपिनियन जानना चाह रहा था, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू से वो लेफ्ट कर गई। लेकिन कोई बात नहीं, तो ये तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा से चलता रहता है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, लाइक मीडिया, हम सभी जानते हैं कि मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करती है हर तरह से। अगर आप पिछले एक हफ्ते के डिबेट भी उठा के देख लोगे तो उसमें किसान बिल के बारे में भी ना ठीक से बात करी गई है, ना ही कोई पर्टिकुलर राइट के बारे में बात किया गया है। बस रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स। मैं एक मीम देख रहा था, उसमें ये था कि मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से ये केस आया है मुझे ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो क्या मीडिया कहीं ना कहीं एक ऐसे इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रही है चीजों को गलत तरीके से, कि लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? जी, मैं इससे बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, मेरे साथ भी ये है। मतलब इतना मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि आपके दोस्त आपके नहीं बचते हैं, आपके घर वाले आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। मीडिया का वो इन्फ्लुएंस है। क्योंकि अगर आज मैं बात करूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अगर बैठती हूँ और मैं अगर टाटा स्काई पे 521 नंबर चैनल लगा देती हूँ, जो मुझे रट गया है, रिपब्लिक का, एंड जहां मैं जैसे ही चलाऊंगी वहां या तो शोर आएगा या वहां पे सिर्फ रिया की न्यूज आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे मुद्दों से भटक गए हैं। जैसे आपने सही बोला कि फार्मर्स बिल कहाँ है सब। रेप केस ये पहला नहीं है, यहाँ पे और भी हुए हैं। कल एक और रेप केस हुआ था यूपी में ही। उसके बाद क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, कल जयपुर में एक और रेप केस हुआ है। फिर से 4 लोगों ने एक चलती सड़क पे ही पार्क में ले जाके, जहां तक मैं पढ़ पाई हूँ, एक और रेप केस हुआ है। हम लॉज पॉलिसीज कब बनाएंगे? क्यों हम सब बाहर के देशों में जा रहे हैं? शायद उसका एक रीजन यहाँ पे, अगर मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से सोचूं, तो ये भी है कि हम शायद सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। पेरेंट्स दिल्ली भेजने पढ़ने नहीं भेजेंगे लड़कियों को, लेकिन वो अब्रॉड भेज देंगे। क्या रीजन आ रहे हैं इन सब चीजों के? और जहां बात रही मीडिया की, जैसे ही आप कुछ स्टेटस लगाइए या कुछ अपना ओपिनियन दीजिए, आपके सगे आपके नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ रहा है। और मैं यूथ की बात कर रही हूँ। आज के टाइम पे बच्चों को कैसे इतनी सब चीजों के बारे में मालूम है? वो मीडिया है। बॉडी इमेज इश्यूज ले लीजिए, आप कोई भी वायलेंस ले लीजिए, किसी भी चीज को उठाइए, वो बच्चों ने मीडिया से ही सीखा है। घर पे माँ बाप पेरेंटिंग अच्छी करेंगे, लेकिन बच्चे कहीं और से कुछ उठा के लाएंगे। तो जब ये बच्चे यही ट्रेड्स, तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा टाइम अलग था और ये टाइम अलग है। और वो आता यहीं से है, क्योंकि उनको बच्चे ऑलमोस्ट, मतलब पेरेंट्स के कई बार सुनती हूँ तो उनके शब्द ही होते हैं, बच्चे में खाने को दौड़ रहे हैं। तो पेरेंट्स हैव स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर फ्रॉम देयर चाइल्ड एंड दे आर सो स्कैर्ड ऑफ एक्चुअली। अगर मैं नए जनरेशन की बात करूं, मैंने कई बार 2 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सुन लिया है पेरेंट्स को बोलते हुए, जो मेरी एज ग्रुप के हैं। एक, गलती से अगर हमारी लड़की हो गई तो इसलिए नहीं क्योंकि एक लड़की हो रही है, पर सेफ्टी नहीं है। टाइम बदला है। पहले लड़कियां चाहते नहीं थे, अब चाहते हैं तो कर नहीं, उनको डर है कि उसकी सेफ्टी का क्या है। और दूसरा उनको ये है कि जिस लिए, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सपोर्ट सिस्टम के लिए बच्चे लाते हैं, एक नया जीवनदान, इसी चक्कर में शायद माइंडसेट बना हुआ है। और वही बच्चा हमारे साथ नहीं रहा तो, कुछ गलत कर दिया तो, हमारी परवरिश, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? ये सब क्वेश्चन मीडिया ही तो हमें सोचने पे मजबूर कर रही है। इसका एक बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रखा है। और हम बहुत तेजी से आते हैं। वंदना जी, आप बताइए थोड़ा इस पर। मीडिया के रोल पे, या बाहर सेफ्टी है, इंडिया में सेफ्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीजों को, कुछ फैक्ट्स को हमें एक्सेप्ट करके उनसे फाइट करेंगे, तब जाके ही हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे सकेंगे। हम क्यों हमेशा प्रशासन या पुलिस की तरफ देखते हैं? हम अपने बच्चों को ऐसा क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं? राइट, ठीक है,
ठीक है, आज मैं मानती हूँ कि मीडिया से सारी चीजें सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं, बट स्टिल हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारा कल्चर, वो आज भी हमारे साथ है, राइट? हमको उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आज बच्चों को एक प्रॉपर सी, आज पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, इसलिए वो मीडिया में ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है? वो टीवी देख रहे हैं। आज पेरेंट्स आपस में बात करते रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमें बच्चों के सामने क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं बात करनी चाहिए, कितने किस लेवल तक उनको एक्सपोजर देना चाहिए। अगर बच्चे उनसे कुछ बात करना भी चाहते हैं तो उनको रोक देते, नहीं ये गंदी बात है, ऐसी बात नहीं करते, उनको ट्रुथ दो। क्यों? क्योंकि टाइम यही है, उनको सब चीजों का ट्रुथ विथ लॉजिक बताओ कि क्या सिक्के के दोनों पहलू उनको बताने ही पड़ेंगे, राइट? हमारा जो आज का जो माहौल है वो लिव इन पे जा रहा है। अगर उनको हम चाहे कितना भी रोके, बट उनको दोनों चीज के प्रोस एंड कॉन्स बताने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो जहां तक मैं सोचती हूँ, एक एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है, एजुकेशन के साथ एम्पावरमेंट फॉर द गर्ल्स। अगर हम गर्ल्स को एम्पावर कर रहे हैं तो हमें अपने बॉयज को भी एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि वो गर्ल्स के एम्पावरमेंट को एक्सेप्ट कर सके। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि गर्ल्स को तो हम पूरा एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन हम बॉयज को उस लेवल पर नहीं ला पा रहे हैं कि तुम एम्पावर्ड गर्ल को एक्सेप्ट करो, राइट? आज भी आदमी, हमारे यहाँ के कल्चर में मेल चाहते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा हमारी बीवी आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वो घर का काम भी करे और वो भी करे, मैं कुछ नहीं करूँ। तो उनको ये भी सिखाना पड़ेगा कि अगर तुम्हें वुमेन एम्पावर्ड, अगर तुम पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा अगर तुम्हें बीवी चाहिए, तो तुम्हें उसको इक्वल लेवल पे उसका हाथ बटाना पड़ेगा, इक्वल लेवल पे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पे जो बॉयज को भी उस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो इस लेवल की गर्ल्स को एक्सेप्ट कर सके। हम बॉयज को तो यहीं की यहीं छोड़ रहे हैं और गर्ल्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो ये जो गैप आ रहा है ना गर्ल्स और बॉयज के बीच में, ये कहीं ना कहीं उनमें एंगर बना रहा है, ठीक है? तो ऐसा मैं सोचती हूँ, और मैंने देखा भी कई जगह। थैंक यू वंदना, थैंक यू नेहा। आप लोगों ने इतने वैलिड पॉइंट बताए हैं जो कि हमारी सोसाइटी में लोगों को जानना चाहिए। और ये जो मुद्दे हर दिन उठ रहे हैं रेप केसेस के एंड देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इतने सारा हो रहा है, और उसके पीछे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कॉजेज हैं, जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर बार कैंडल लेके तो हम नहीं निकल सकते हैं, ये भी सही नहीं है। ये किसी, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी तरह का कोई सोल्यूशन है, हर बार कैंडल लेके निकल जाना। इंटरेस्टिंग चीज अभी, हाँ प्लीज। इनफैक्ट अभी डॉटर्स डे की हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, और उस दिन एक मीम बहुत चला था, टीच योर डॉटर टू यू नो हाउ टू स्लैप एंड हिट, गोल रोटीज कैन वेट। मैं वहां से भी काफी क्वेश्चन कर रही हूँ कि गोल रोटी का ही एग्जाम्पल क्यों आ रहा है। हमने भी तो कहीं ना कहीं वो मीम बनाते हुए कैन वेट क्यों, गोल रोटीज शुड नॉट वेट एट ऑल। लाइक हम खुद बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जहाँ आई थिंक अन्ना जी बात कर रहे हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स जब रेस कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें एक फीमेल भी रेस कर रही है, एक मेल भी रेस कर रहा है। सो इट्स नॉट अ सोल ड्यूटी, जहाँ पे हम बोल देते हैं कि बच्चा अच्छा कर गया तो बाप का हाथ है, और बुरा कर गया तो माँ का हाथ है। और वही मैं पहले भी चालू करी थी, इक्वालिटी, इक्विटी, सब चीजों में फर्क है, हमें ध्यान रखते हुए चलना है। हाँ, डेफिनेटली कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। आई थिंक फीडबैक देना लेना हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कल्चर में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं उसे जवाब देना बोल दिया जाता है, पर और अगर बच्चे को बोले तो वो नाराज हो जाएगा कि डर से पेरेंट्स भी आजकल फीडबैक नहीं दे पा रहे। पर अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो लार्जर वर्ल्ड में वो फीडबैक नहीं ले पाएगा। जैसे कि हम, क्योंकि रेप की केस की बात कर रहे हैं, 99% जहां तक मेरी नॉलेज में मैंने केसेस पढ़े, स्टैट्स पे मैं नहीं जाऊंगी पर्टिकुलरली बिकॉज मैं अवेयर नहीं हूँ, पर कितने लोग एक्चुअली मान जाते हैं और कितने लोग डिनायल में हैं। वो डिनायल आज का नहीं है, वो डिनायल पुरानी गलतियों से भी आ रहा है। एंड क्योंकि मैं पहले पॉइंट पे अपने बोली थी कि मैं माँ बाप को पूरी गलती पे नहीं ठहराऊंगी, बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हैं जो इन सब चीजों को बिल्ड करते हैं। बुली है या छोटी सी चीज, उसको सेल्फ एस्टीम लो करना है, और ये कोई रीजन नहीं है किसी का जाके रेप करने के। पर मैं बोल रही हूँ कि कुछ कुछ फैक्टर्स बहुत पहले से चले आ रहे हैं जिनको हमें ध्यान देना है। क्यों एक हमेशा लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट की यहाँ बात आ जा रही है? अपर कास्ट में क्या रेप्स नहीं हुए हैं, पर वो क्यों नहीं बताए गए? क्योंकि या तो उन्हें छुपाया है क्योंकि वो अपर कास्ट से हैं, या उस चीज को बहुत घिन से देखा गया है कि अरे हम बता देंगे तो इतने उस पे आ जाएंगी बातें। पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं।
ये बहुत ही वैलिड पॉइंट नेहा जी आपने बताया कि अपर कास्ट में भी ये चीज है, लेकिन अगर हम इसको कास्ट सिस्टम वाइज ना देखें, अगर हम इसको क्राइम की तरह देखें, तो क्राइम हो रहा है, वो भले ही छुपाया जा रहा है लेकिन हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अच्छा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। मेरा एक छोटा सवाल था, जैसे कि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मैं आपसे एक मतलब कि कैजुअली जानना चाहता हूँ कि अगर आपको पावर दिया जाए तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि जब हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्डिक्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया समझ के अगर हम एक ओपिनियन मैं आपका मानूं, तो आपको कौन सा न्यूज चैनल सबसे पहले बंद करने का वो अगर राइट दिया जाए तो कौन सा बंद करोगे? छोटा सा सवाल था। मैं शायद अपने पिछले कुछ स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे क्या बंद करना है। आई वांट कि न्यूज चैनल्स एक पॉइंट रखें, उसको परसीव कैसे करना है वो पब्लिक पे छोड़ दें। मैं वहां पे भी ये नहीं बोलूंगी कि आप फोर्स करके किसी को कुछ सिखाइए। एंड मैं कल भी अपने हस्बैंड से भी यही बात कहती कि हम लोग एक पॉइंट देख के छोड़ना, जैसे टीचर पढ़ाना टीचर का काम है, परसीविंग जो हो रही है वो एक स्टूडेंट के उससे हो रही है। सेम वे आई थिंक न्यूज चैनल को सिर्फ फैक्ट्स देने जरूरी हैं रादर देन बायसनेस। लेट इट बी ऑन पब्लिक हाउ दे वांट टू परसीव थिंग्स, बट यू हैव टू गिव फैक्ट्स। इंटरव्यूज करवाते रहते हैं, इसके उसके जो फेक इंटरव्यूज चलते रहते हैं अनवांटेड, दैट्स रियली पैथेटिक। किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, अननेसेसरी एक दूसरे से व्यूज लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कोई व्यूज लेके? कोई मिनिस्टर को बुला रहे हैं, कोई किसी पब्लिक सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, फिर क्या होगा उससे? व्यूज लेकर आप क्या कर लो? अच्छा वरना जी आप ये बताइए, अगर बैन करना हो या अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम लोग बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट पाकिस्तान करते रहते हैं एक एजेंडा के तौर पे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर बॉयकॉट करना है कोई न्यूज चैनल तो वो कौन सा होगा? मतलब कि बी जेन्युइन टू योरसेल्फ, एकदम खुल के रिलैक्स होकर बोलिए। यूनिवर्सली जैसे पहले एक डीडी दूरदर्शन चैनल आता था न्यूज का, बस एक वही होना चाहिए जिसपे सही न्यूज जाती रहे, बाकी सारे बंद हो जानी चाहिए। क्यों? मतलब कि आप तो पूरा का पूरा सिस्टम ही सब बंद कर दो। इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं और सब पे अलग अलग बातें अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के दिखाए जा रहे हैं कि किसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई पुलिस सब साथ साइड में और वो खुद ही सारी तहकीकात कर रहे हैं। तो यार आप खुद ही जब तहकीकात करे जा रहे हो तो फिर क्या जरूरत है किसी और की? खुद ही सारी चीजें निकाल लो बाहर। अच्छा मुझे याद है एक सुदर्शन टीवी करके नाम है, पता नहीं कौन एंकर है, नाम नहीं लूंगा। मतलब कि अगर आप कभी सुदर्शन टीवी करके एक है चैनल, तो अगर उस पर आप न्यूज देखोगे ना तो उसमें सारे न्यूज हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, हर एक बात इसके सिवा उस न्यूज पे आप कुछ नहीं देखोगे। तो लाइक मीडिया हाउसेस ने बहुत ज्यादा हमें मोल्ड किया है। मैं सच बताऊं, एज अ पब्लिक, एज अ ऑडियंस में खुद भी बताऊं तो ये मीडिया हाउसेस ने बर्बाद कर दिया है, और इंडिया एक दिन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा अगर ये न्यूज चैनल देखता रहा। खासकर डीएनए और रिपब्लिक, ये पहले बंद कर दो, क्योंकि ये डीएनए किसी भी चीज का डीएनए नहीं करता है, और रिपब्लिक नेशन डजंट वांट्स टू नो, वो नहीं जानना चाहता है भाई। जो मुद्दे आप उठाते हो ना नेशन वांट्स टू नो करके, नेशन डजंट वांट्स टू नो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इतना असर पड़ रहा है न्यूज चैनल्स का घर में बैठे लोगों की, मतलब अनबिलीवेबल। मेरी माता इन लॉ दिन भर ये चैनल देखती है और देखते देखते उनके पास जब भी जाकर बैठे, आज जिया चक्रवर्ती को छत पे, वहां सुशांत को छत पर लेकर गए थे, ऐसे हो गया था। मतलब लाइक दूसरा न्यूज चैनल मेरे घर में स्टार्ट हो गया है उनके। It feels like sequel of a movie every hour, every day. मतलब वो खत्म नहीं हो रही है। I mean, justice से now it has become a very political, and उसमें हम सब जैसा बोल रहे हैं, हम सब समझ पा रहे हैं, हम सब समझदार हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। So अगर यही बात है तो शायद अगर जस्टिस सीरियसली सामने आएगा, मुझे नहीं पता वो किस फॉर्म में आने वाला है, पर वो डेफिनेटली एक पार्टी बायसनेस पे जा रहा है, वो तो हम सबको पता लग रहा है। सो इन्फ्लुएंस तो बहुत बुरा है, छोटे से छोटे बच्चे को लेके, मतलब जिन बच्चों को आज तक मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं था, वो आज इंस्टाग्राम एक प्रोफाइल खोल के बैठ गए हैं मेंटल हेल्थ की बात करने।
while they are the bullies in school. So बहुत सैड स्टेट हो चुका है हमारा इन मीडिया इन्फ्लुएंसेस की वजह से, क्योंकि सबको अपनी विजिबिलिटी दिखानी है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ क्या, जैसे कि ये जितने मीडिया उधर टीआरपी के लिए काम करते हैं, वी नो डैट अगर टीआरपी नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो उनका खर्चा पानी नहीं चलेगा। तो एज अ पीपल अगर हम नेशन की बात करें तो हमें उनके टीआरपी गिरा देनी चाहिए, लाइक हमें बंद ही कर देना चाहिए, न्यूज़ चैनल खोल के ना देखें। तो मुझे लगता है कि एक बार उन्हें समझ में आएगा कि नहीं ये ऑडियंस को नहीं चाहिए, हमें कुछ और दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज टीआरपी नहीं मिलेगी। लेकिन देखो क्या एक ह्यूमन का नेचर होता है, वही वाली चीज है, जब तक खाने में भी सिंपल हेल्दी फूड कोई नहीं खाएगा, चटपटा मसालेदार चाहे कितना भी अनहेल्दी हो वही खाएगा। सेम यही चीज न्यूज के साथ भी हो रही, सिंपल सीधी सी न्यूज को शायद कोई नहीं देखेगा जब तक उसको मसालेदार नहीं बनाई जाएगी। तो ये टीआरपी का नहीं है, ये एक सर्व है कि वो किस तरह से सर्व कर रहे हैं जिससे पीपल एक्सेप्ट करें। अच्छा, मैं एक चीज बोलूंगा, ज्यादा मसालेदार खाने से बवासीर भी होता है, तो ये आप लोगों के लिए वार्निंग है। लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी जो लोग समझदार नहीं, जो लोग फ्री बैठे रहते हैं, उन लोगों को चाहिए ऐसे ही चाहिए, उन लोगों को आदत हो गई है वैसी चीजें खाने की, वैसी करने की। सो इसको रोका नहीं जा सकता है। आप एक ढूंढोगे आपको 100 मिलेंगे। टारगेट आजकल अर्बन पीपल नहीं, टारगेट है रूरल एरिया के लोग, राइट, जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंची है, वहां पर इस तरह के मिथ पहुंचा रहे हैं वो लोग, वहां पर इस तरह की चीजें पहुंचा रहे हैं। और वही लोग बताइए, कई जगह तो इस क्राइम इसलिए भी लोग कर रहे हैं ताकि वो न्यूज में आ जाए, टू गेट द अटेंशन, इसलिए भी क्राइम हो रहे हैं। बहुत सारे पहलू हैं, उन पे तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, टाइम भी हो गया है। सो मैं एक बार हमारे पैनल में जितने लोग थे, नेहा कतूरिया, डॉक्टर वंदना चौधरी एंड मिसेस सरिता राय, जो कि लेफ्ट हो गई थी बीच में ही, तो मैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और अपना एक पॉजिटिव और जेन्युइन ओपिनियन रखने के लिए, जो कि आज हमारे बीच में हो रहा है, जो हम देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। अब मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ। जो है कांग्रेस की भाषा, जो है कांग्रेस की भाषा है।